जाहिर सी बात है, कहानी आसाराम बापू की है। इस देश में एक से एक बाबा है और अलग अलग सबने दुकानें खोल रखी हैं। जो तस्वीर लेकिन हम लोगों के सामने आती है, तो वो तस्वीर देखने के बाद इन बाबाओं से एक तरह से भरोसा उठता जाता है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, आस्था के नाम पर, अकीदत के नाम पर। बहुत सारे हैं जो जेल में हैं अपने अपने कर्म की वजह से। मेरा सवाल सिंपल सा आप तमाम लोगों से है, वो ये कि जब इस तरह के बाबा पकड़े जाते हैं, चाहे वो रेप के मामले में, गबन के मामले में, किडनैपिंग के मामले में, धोखा देने के मामले में, और फिर जेल जाते हैं, तो क्या ये सिर्फ बाबा जिम्मेदार हैं या फिर आम लोग भी हैं? क्योंकि इतने बड़े बड़े बाबा जिनके लाखों करोड़ों भक्त होते हैं, जो उन्हें चाहते हैं, भगवान की तरह पूजा करते हैं, और जब उनकी आस्था और अकीदत टूटती है उनके कर्मों से, तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बाबाओं को बाबा बनाने वाले लोग उन बाबाओं से ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो इन्हें मानते हैं। और उसकी वजह यह है, एक विश्वास होता है, एक अंधविश्वास होता है, एक भक्ति होती है, एक अंधभक्ति होती है। तो यहाँ पर अंधविश्वास और अंधभक्ति कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है। और हम लोगों की एक प्रॉब्लम ये भी है, आप ये मतलब जो मैं कह रहा हूँ कभी आजमा कर देखिएगा, कि हम लोगों में से ज़्यादातर लोग तभी ऐसे बाबाओं के दर पे जाते हैं जब हम डरे होते हैं। खुशी में कभी कोई नहीं जाता है। किसी को एग्ज़ाम देना है, फेल ना हो जाए इस डर से जाता है। कोई बीमार है, अच्छा हो जाए इस डर से जाता है। कोई मरना नहीं चाहता, लंबी उम्र चाहता है, इस डर से जाता है। किसी के घर में शादी नहीं हो रही है, किसी को बेरोज़गारी है, नौकरी मिल जाए, या कोई भी किसी भी तरह की एक मुसीबत आती है, तब हम एक उम्मीद लेकर लोग ऐसे बाबाओं के दरबार में पहुंच जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उन बाबाओं के भक्तों की तादाद बढ़ती जाती है। तो जब तक ये अंधभक्ति या अंधविश्वास रहेगा, ऐसे बाबाओं की कमी नहीं रहेगी इस देश में। और कमाल की बात यह कि ऐसे बाबाओं की जो पूरी हिस्ट्री है वो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी आंखें मूंद लेते हैं कि इन बाबा का पहले, इनका इतिहास क्या है, इनकी पैदाइश कहाँ की थी, ये पहले क्या थे, बाबा बनने से पहले इनका नाम क्या था। ऐसे ऐसे केस हैं कि बाबाओं ने तो अपने नाम तक बदल लिए, चोला बदला, हुलिया बदला, वो तो होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि असली गुनहगार वो भक्त हैं जो ऐसे बाबाओं को सर पर चढ़ाते हैं और उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं, और आखिर में फिर सारी जो भक्ति है उनकी, वो एक तरह से लगता है कि ये क्या हो गया, ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है सबसे कि किसी भी आप बाबा या ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो एक बार ज़रूर ये जानकारी रखें कि इन बाबा का इतिहास क्या है, ये हैं क्या, पहले क्या थे। कोई जलेबी बेचने वाला बाबा बन जाता है, कोई कोयला और लकड़ी बेचने वाला बाबा बन जाता है आगे चलकर, कोई शराब की तस्करी करता है वो बाबा बन जाता है। ऐसे ऐसे सारे किस्से हैं। कोई किसी फर्जी वाड़े में फंसा हुआ है, वो शहर छोड़ देता है, नए नाम नए हुलिया से एक वक्त अचानक वो बाबा के तौर पर सामने आ जाता है, और फिर तमाम लोग उन्हीं की भक्ति करते हैं। तो ऐसे बाबाओं की तादाद तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि हम लोग ऐसे बाबाओं के दर पे जाते रहेंगे और उन पर अंधा विश्वास करते रहेंगे। तो विश्वास और अंधे विश्वास में बड़ा फ़र्क है, भक्ति और अंधभक्ति में भी बहुत बारीक लकीर है, उसको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगा कि ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए। अब आज की कहानी ऐसे ही, चूँकि इससे शायद बहुत सारे आंखें खुले, उन बाबा के बारे में है जिसको मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में शायद 5 साल पहले तक अब तक का सबसे बड़ा बाबा माना जाता था। अगर मैं भक्तों की तादाद के हिसाब से कहूँ तो उनका खुद का दावा था कि 4 से 5 करोड़ भक्त हैं उनके इस देश में, देश के बाहर भी। आसाराम बापू, एक बहुत बड़ा नाम। अगर कोई 13 से पहले आसाराम बापू के बारे में कुछ बोलता तो शायद पता नहीं क्या अंजाम होता, क्योंकि उनका जो दबदबा था, जो असर था, जिस तरह के भक्त थे, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, 13 से पहले भी आसाराम बापू के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, इवन मर्डर के, किडनैपिंग के, गबन के, ज़मीन हड़पने के, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। 13 के बाद हुआ। तो एक बहुत बड़ा नाम आसाराम बापू इस देश में, जिनके बहुत बड़े बड़े भक्त, आप नेताओं के चेहरे अपने नज़रों के सामने घुमा लीजिए और सोचिए कि कौन कौन से ऐसे नेता नहीं होंगे जो आसाराम बापू के दरबार में ना पहुँचे।
सारे अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के। तो ये दबदबा, तो जब ऐसे बड़े बड़े लोगों को एक आम लोग, आम भक्त देखता है कि अरे इनके दरबार में जाकर उनके माथा टेक रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती है, देश का प्रधानमंत्री है, देश का मंत्री है, देश का राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, बिजनेसमैन है, तो फिर उन लोगों का भी वो बढ़ता है कि नहीं नहीं इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है ये बाबा पहुँचे हुए हैं। और यही गलतफहमी, यही अंधभक्ति और ज़्यादा जो है आगे बढ़ती जाती है। तो आसाराम बापू का कद इतना था कि इस देश के बड़े से लेकर आप जितने टॉप के नेता हैं, इमेजिन कीजिए, सब कभी ना कभी उनके दर पे जा चुके थे। अब आसाराम बापू, ये बापू जो शब्द है ये कैसे जुड़ा, आसाराम अचानक इतने करोड़ लोगों के भगवान कैसे बन गए, आसाराम की असलियत क्या थी और आसाराम के बुरे दिन कैसे आए, यही कोशिश करूंगा आज आपको बताने की। आसाराम बापू का असली नाम, असल में बापू जब वो भगवान का उन्होंने खुद को चोला पहना और भक्तों ने उन्हें दर्जा दिया तब पड़ा, वरना उनका असली नाम जो था वो आसूराम सिरुमलानी था। बंटवारे से पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इनका परिवार रहता था। बंटवारे के बाद सिरुमलानी परिवार जो है वो हिंदुस्तान आ जाता है और अहमदाबाद में अपना बसेरा बनाता है। आसाराम के पिता एक गरीब आदमी, कोयला और लकड़ी बेचने का उनका काम, और कहते हैं कि जब 15-16 साल की उम्र थी आसाराम की, तब आसाराम ने गुजरात में शराब तस्करी का काम से शुरुआत की, ये इल्ज़ाम है, और धीरे धीरे शराब तस्करी से काफ़ी पैसे कमाए। इसी दौरान में अहमदाबाद में ही आसाराम की मुलाकात गुरु लीला शाह भारद्वाज महाराज से होती है। गुरु लीला शाह महाराज उस वक्त गुजरात में, अहमदाबाद में एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद। तो जब गुरु लीला शाह महाराज के संपर्क में आने के बाद आसाराम थोड़ा सा बदलाव आता है और वो उनके करीब होते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे गुरु लीला शाह के भक्ति मार्ग पर वो अग्रसर आगे बढ़ते जाते हैं। इतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि गुरु स्वामी लीला शाह के बहुत ख़ास और करीबी लोगों में से एक नाम आसाराम कहा जाता है। उधर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है गुरु लीला शाह की, इधर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है आसाराम की, आसाराम का कद बढ़ता जाता है, और फिर आसाराम इसी धर्म कर्म के काम पे लग जाते हैं, भक्ति प्रवचन जो गुरु लीला शाह से मिली विरासत में। और फिर पहली बार 1972 में आसाराम अहमदाबाद में पहला आश्रम खोलते हैं, पहला 1972 में। आश्रम खोलने के बाद अब आसाराम का अचानक हुलिया बदलना, उनका पास जो है वो पीछे छोड़ता जाता है और एक नया रूप, एक संत का रूप वो शुरू हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से संत भी नहीं, क्योंकि पिछले भी सारे कारनामे थे, और कहते हैं कि साधु संत और ये जो दुनियावी चीज़ों से दूर रहने वाले लोग मोह माया में नहीं पड़ते। लेकिन आसाराम बाकायदा शादी करते हैं, शादी के बाद उनकी एक बेटी एक बेटा होता है, एक नारायण साईं जो बेटा, वो भी इस वक्त जेल में है, बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए, वैसे ही लगभग इल्ज़ाम में। तो अच्छी खासी इस आश्रम की बुनियाद रखने के बाद 1972 में अचानक आसाराम की धर्म की दुकानदारी बहुत अच्छे से अब आगे बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे अब वो आसाराम से संत आसाराम, और फिर सिरुमलानी जो नाम था टाइटल, वो आसाराम की जगह पे पहले आसूराम थे, आसूराम से आसाराम, फिर उसके बाद और थोड़ा धर्म कर्म के काम में लगे तो वो सिरुमलानी शब्द भी गायब, उसके बाद एक नया टाइटल जुड़ता है बापू। तो अब आसाराम 72 में आश्रम खोलने के बाद 80 के दशक में आते आते वो अब बापू हो चुके थे, और धीरे धीरे फॉलोवर्स लगातार बढ़ रहे हैं प्रवचन के काम और आश्रम और बाकी चीज़ों से। फिर ऐसा वक्त आता है कि फिर हर पॉलिटिकल पार्टी और जो नेता हैं वो आसाराम बापू के भक्त होते जाते हैं, और जैसे जैसे भक्तों की तादाद बढ़ती है, जैसे जैसे वीवीआईपी भक्तों की तादाद बढ़ती है, जैसे जैसे सरकार में बैठे हुए लोगों का उनके दरबार में आना जाना शुरू होता है, आसाराम की विरासत लगातार बढ़ती जाती है। इस वक्त कहते हैं कि आसाराम के इस देश में लगभग 425 आश्रम हैं,
इसके अलावा 1700 के करीब बाल संस्कार केंद्र हैं, 50 रिहायशी स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, 26 गुरुकुल है, 26, करीब 1400 समितियां हैं, करीब 1000 से ऊपर अलग अलग और केंद्र हैं। और ये जो पूरा साम्राज्य देश के अलग अलग शहरों में ये आश्रम, ये गुरुकुल, ये स्कूल, ये केंद्र, ये है, ये हज़ारों एकड़ की जो ज़मीन है उसके ऊपर बने हुए हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो ज़मीन है वो उनके संपर्क की वजह से मिला। कुछ का इल्ज़ाम है कब्ज़ा किया, कुछ का इल्ज़ाम है हत्या, कुछ का इल्ज़ाम है कि फ़र्ज़ी तरीके से लिया। कुल मिला के जो पूरी प्रॉपर्टी है आसाराम की, उसकी कीमत जब आंकी गई तो गिरफ्तारी के बाद तो माना गया कि ये 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, 10,000 करोड़ से ऊपर की ये प्रॉपर्टी संपत्ति आसाराम की। एक संत 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है। ये आसाराम की हैसियत धर्म के, फिर ये भी कहते हैं कि आयुर्वेद के भी धंधे में उतरे और आयुर्वेद को बाकायदा प्रचार प्रसार करके और प्रोडक्ट तैयार किया, वो भी बिका। किताबें, प्रवचन की कैसेट, सीडी, वो अलग धंधा, और इन सब से करोड़ों की कमाई। बल्कि कई ऐसे जगह प्रवचन जो भक्तों की सीट होती है उसमें वीआईपी तरीके से बैठने के लिए अलग पैसे, चार्जेस। तो एक संत, एक बाबा, एक भगवान भक्तों की नज़र में जो था वो पैरेलल अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा करता जा रहा था, और उसकी संपत्ति 10,000 करोड़ से ज़्यादा की थी। तो ये सारी चीज़ें बाबा के साथ जुड़ी हुई और बाबा के साथ चल रही थी। इसी बीच में आसाराम बापू पहली बार जो विवादों में आते हैं वो 2008 में आते हैं। 2008 में अहमदाबाद में जो उनका आश्रम था, जो पहला आश्रम था, उस आश्रम में 2 बच्चों की अचानक मौत हो जाती है और लाश मिलती है, और इनकी लाश आश्रम के पास साबरमती नदी से मिलती है। इनमें से एक लड़के की उम्र 11 साल थी और एक की दूसरे की थी 10 साल। कहते हैं कि इन दोनों की जो मौत हुई थी वो जादू टोने की वजह से हुई थी। और तब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि आश्रम में आसाराम बापू के जादू टोना हुआ करता है। बाकायदा जो पुलिस ने चालान तैयार किया था उसमें भी इस जादू टोना टोटके की बात मेंशन की थी, अहमदाबाद पुलिस ने तब। तो ये 2008 की बात है, 2 बच्चे की मौत हुई, उसके ऊपर पूरी जांच हुई, तफ्तीश हुई, लेकिन आसाराम का कद इतना बड़ा, 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स, पुलिस भी जाहिर सी बात है कि हाथ नहीं डाल सकती थी। तो वो पूरी जांच और ये, और फिर पार्टी नेता मंत्री सब दरबार में आगे पीछे, तो किसकी हिम्मत थी। तो जांच हाशिए पे चली गई। लेकिन इसी बीच में इस कांड के बाद करीब एक दूसरा छिंदवाड़ा में इनका आश्रम है, वहाँ पे एक और बच्चे की मौत हो जाती है। ये तीसरा बच्चा था जो आसाराम बापू के आश्रम से जुड़ा हुआ था, और इस बच्चे का नाम था रामकृष्ण यादव। इसकी मौत के बाद भी हड़कम मस्ता जांच होती तो पता चलता ये भी जादू टोने का शिकार हुआ। उसके बाद उसी आश्रम में एक और चौथे बच्चे की मौत होती है। तो जब ये 4 मौत हुई तो अलग अलग पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन वो जांच कभी किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं, और उसके बाद पुलिस ने भी हिम्मत नहीं दिखाई और कुछ हुआ नहीं। इन 4 मौतों के अलावा जो बाबा के गुरुकुल स्कूल, जिनमें ज़्यादातर जो पढ़ने वाली लड़कियां, 11th 12th की लड़कियों के बारे में रिपोर्ट आई कि लास्ट 5 साल में, ये बात थी 2008 से 2013 के बीच में, करीब 580 से 595 के करीब 595 लड़कियां अलग अलग गुरुकुल के स्कूल छोड़कर गायब हो गई, भाग गई। कुछ लौट आई घर, और उन्होंने बताया कि वो उनको स्कूल में अलग अलग तरीके से तंग किया जाता है। तो ये चीज़ें भी लोकल पुलिस तक गई, लेकिन किसी ने बाबा पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन बाबा का कुछ नहीं हो, क्योंकि बाबा तब तक भगवान बन चुके थे और भक्तों की तादाद लगातार बढ़ रही थी, हर दिन के हिसाब से बढ़ रही थी। और जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा तो कई प्रवचन में वो खुद ये बोलते भी थे कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये करता हूँ तो जेल जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मैं खुद जेल जाना चाहता हूँ। एक प्रवचन में उनका बाकायदा, ये वीडियो ऑडियो दोनों है, आप सुनिएगा। उसमें ये कह रहे हैं कि अच्छा, एक बार मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर ज़रा ऊपर से तिहाड़ जेल को देख लूँ कि भाई कैसा है। और मैं भी भक्तों से फिर पूछते हैं कि मैं जेल जाऊँ, भक्त कहते हैं मना, नहीं जाना बाबा,
तो कहते रहे रहने के लिए थोड़ी बादशाह की तरह बस देख कर आऊँगा। ये बात तब की है जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे और उससे करीब साल भर पुरानी पहले की बात। इत्तेफाक देखिए कि जेल जाने की जो ख्वाहिश हेलीकॉप्टर से जो तिहाड़ जेल का ऊपर से मुआयना करना चाहता था आसाराम बापू, वो साल भर के अंदर अंदर ऐसा जेल गया कि आज 5 साल हो गए, ज़मानत भी नसीब नहीं है और न मालूम कितनी ज़मानत की अर्जियाँ सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है और अभी भी जेल में। अब ये पूरी कहानी बाबा के साम्राज्य की, बाबा के पाकिस्तान से आने की, फिर शराब की तस्करी छोड़कर उसके बाद एक महाराज लीला शाह का भक्त बनने की और फिर अपना आश्रम खोलने की और उसके बाद आसूराम से आसाराम बनने की और एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की, हज़ारों करोड़, 10,000 करोड़ से ज़्यादा की। यहाँ तक सब ठीक, इल्ज़ाम भी लग रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब कहानी में जो आसाराम बापू की ज़िंदगी करवट लेती है वो 2013 में लेती है और शायद अगर ये मामला दिल्ली में दर्ज ना हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि आसाराम बापू आज जेल में होते। ये जो अब कहानी, जिस केस की वजह से आसाराम बापू जेल में आज तक हैं, ये कहानी सुनी सुनाई या इधर उधर की नहीं, बल्कि जो राजस्थान के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं आनंद पुरोहित, जिन्होंने जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में बाकायदा जो पूरा स्टेटमेंट दर्ज किया है, उसमें उस लड़की का किस्सा है। इसके अलावा जो चार्जशीट में है ये उसके हवाले से भी है। तो आसाराम बापू जेल क्यों गए, किसकी वजह से गए, क्या हुआ था, अब ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आसाराम बापू का एक गुरुकुल है। उस गुरुकुल में करीब 400 लड़कियां पढ़ती हैं और उसमें 11-12 की लड़कियों की तादाद करीब 90-95 थी। 2012 में आसाराम बापू हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में उनका कोई प्रवचन था। वहीं उस प्रवचन के दौरान उन्हें एक लड़की पर उनकी एक नज़र पड़ती है। उस लड़की को देखते हैं। अब वहाँ पे एक शिल्पी हुआ करती थी उस हरिद्वार में, तो उससे उस लड़की के बारे में पता करते हैं ये लड़की कौन है। तो बताती है कि ये लड़की 11th में है और हमारे ही गुरुकुल छिंदवाड़ा में पढ़ती है। ये हरिद्वार में बात हो रही है। बापू उस लड़की को बाद में बुलाते हैं अपने पास, उससे बातचीत करते हैं। वो लड़की भी कि आसाराम बापू उसको इतना बुलाकर करीब से बात कर रहे हैं। कद और पद और दर्जा देखकर कोई भी आम आदमी सहम जाए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस लड़की को आसाराम बापू की नीयत ठीक नहीं लगी और फिर वो हट गई। उसके बाद फिर आसाराम बापू जो भी शिल्पी से बात करते हैं, बात आई गई हो जाती है। ये 2012 की बात है। अब वो लड़की आसाराम बापू को इतनी अच्छी लगती है कि जो शिल्पी थी, जो यहाँ पे संचालिका थी हरिद्वार में, उसको वो छिंदवाड़ा के उस गुरुकुल का वार्डन बनाकर जनवरी 2013 में छिंदवाड़ा भेज देते हैं, सिर्फ एक मकसद से कि तुम जाओ और उस लड़की को तैयार करो ताकि वो मेरे पास आ सके। तो शिल्पी वार्डन छिंदवाड़ा पहुँचती है, वो उस लड़की से बातचीत करती है। वो लड़की शाहजहाँपुर की रहने वाली, उसका एक भाई भी उसी गुरुकुल में पढ़ रहा है और वो कहती है कि तुम्हारा नसीब अच्छा है, बापू ने तुमको पसंद किया है, तो तुम बापू के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। लड़की को बापू की नीयत हरिद्वार में ही समझ में आ चुकी थी, तो वो मना करती है। शिल्पी जो है लगातार उसका समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की जिद पड़ी रहती है। वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी बापू के पास। उधर बापू लगातार जो है वो शिल्पी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे छिंदवाड़ा आना है। इस बीच में जो उनका दूसरा शिष्य था आसाराम बापू का, निजी सेवादार शिवा, वो उसको ये काम सौंपते हैं कि वो जोधपुर में उनके लिए एक प्रवचन का आयोजन करे और उस प्रवचन की तारीख तय होती है 9, 10 और 11 अगस्त 2013 जोधपुर में। जोधपुर में बाबा का एक, जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस है जो मुडई गांव है, जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे देवड़ा करके फार्म हाउस है जो आसाराम बापू का। उसको वो एकांतवास या कुटिया कहते हैं, दो नाम है उस फार्म हाउस के, एकांतवास और कुटिया।
तो शिवा को ये काम सौंपते हैं कि वो वहाँ पे एक प्रवचन रखे। शिवा 9, 10 और 11 अगस्त को फाइनल करता है। इस बीच में इधर शिल्पी लगातार कोशिश करती रहती है लड़की को मनाने की, लड़की मानती नहीं है। तब शिल्पी दूसरा चाल चलती है। वो उस लड़की को कहती है कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, क्योंकि तुम 2-2 घंटे बाथरूम में रहती हो, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम अकेली खोई रहती हो। वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, कहती नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर साया है। लड़की फिर, और ये साया बापू उतार देंगे। लड़की फिर भी नहीं मानती है, क्योंकि शायद उसे भनक थी कि बापू उसके साथ कुछ करेंगे। तो अब लास्ट में इधर आसाराम बापू लगातार शिल्पी शिवा को फ़ोन कर करके, और ये जो सारे फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ क्यों कर करके, ये फ़ोन भी बाकायदा कॉल डिटेल्स हैं पुलिस के पास इस केस से जुड़े हुए, क्योंकि उससे पहले कभी बाबा, शिल्पी, शिवा, इन लोगों में इतनी लंबी बातचीत या इतने एक एक दिन में कॉल नहीं हुए थे जितने इस पीरियड में हुए जब ये केस होता है। तो लास्ट में बाबा का प्रेशर, शिल्पी जो है फिर आखिरी में उस लड़की के घर वालों को शाहजहांपुर में बात करती है और कहती है कि आपकी बेटी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, वो मान नहीं रही है और इसका इलाज ज़रूरी है। और बापू यहाँ आ रहे हैं जोधपुर 9, 10, 11 अगस्त को, तो बापू जो है वो उसका इलाज कर देंगे। एक बार उसको बापू को आप बापू के पास भेज दीजिए, देख लेंगे। लड़की का पिता नहीं मानता है, वो कहता नहीं हम नहीं भेजेंगे, लेकिन लड़की की माँ मान जाती, कहती आसार, वो भी भक्त कि आसाराम बापू हैं, हमारी बच्ची को ठीक कर देंगे। तो माँ की ज़िद पे बाप भी तैयार हो जाता है। इधर शिल्पी एक नई चाल चलती है, वो कहती है कि आप घबराएं मत, आप भी आ जाएं और आप साथ रहेंगे जब बापू इलाज करेंगे। तो माँ बाप का, खासतौर पे बाप का डर दूर हो जाता है कि जब सामने ही इलाज होगा तो फिर क्या डरना। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद अब इसमें जो छिंदवाड़ा स्कूल का निदेशक, चूंकि 5 लोग इसमें आरोपी थे, शिल्पी, शिवा, शरद चंद, ये छिंदवाड़ा का डायरेक्टर है उस स्कूल का, गुरुकुल का। इसके अलावा प्रकाश या आसाराम का पर्सनल रसोइया है जो उनके लिए खाना बनाता है, और आसाराम बापू। तो इनके जिस निदेशक को, शरद चंद को, ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उनके घर वालों को जोधपुर आए और जोधपुर से लेकर फार्म हाउस तक लेकर आना है। 13 डेट फिक्स हो जाता है प्रवचन का, 9, 10, 11। 11 के बाद बापू को अब 2 दिन वहीं रहना था, तो प्रवचन के बाद बापू खाली हैं। 13 अगस्त को ये लड़की अपने माँ बाप के साथ, चूँकि वो घर गई हुई थी, शाहजहांपुर से जोधपुर पहुँचती है। बाकायदा स्टेशन जाते हैं आसाराम बापू के लोग, शिवा जो है ख़ास तौर पर, जो इसका निजी सेवादार था, और वो इन दोनों माँ बाप और बेटी को लेकर, तीनों को लेकर फार्म हाउस पहुँचते, एकांतवास कुटिया। कुटिया में ये लोग वहाँ रहते हैं। उस दिन मुलाकात नहीं होती है। 14 अगस्त को आसाराम बापू उसी कुटिया में पहली बार इन तीनों से मिलते हैं। प्रवचन होता है, प्रवचन देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, और माँ बाप के सामने लड़की को देखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि इसका इलाज कल करेंगे, मतलब 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2013। अब उस रात को भी ये लोग वहीं फार्म हाउस में ठहरते हैं। 15 अगस्त की तारीख आती है। 15 अगस्त को दोपहर को अचानक जो रसोइया था वो आता है लड़की के माँ बाप और लड़की के पास और कहता है कि बापू ने बुलाया, अब उसका इलाज किया जाएगा। लड़की और माँ बाप बापू के जो कुटिया थी वहाँ पहुँचते हैं। उनके सामने आसाराम बापू लड़की का थोड़ा बहुत जो बातें हैं या जो जिस तरीके की चीज़ें हैं, एक भूत प्रेत हटाने का जो मंत्र है, वो कुछ देर के लिए करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि ये साया जो है, ये इसका इलाज जो है वो अकेले में हो सकता है, एकांत में। तो अब आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। रसोइया और निजी सेवादार वो उनके माँ बाप को समझाता है कि ऐसा पहले भी तमाम एकांत में ही करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत होता है वो उतर के किसी और पे चला जाएगा, तो आप लोग इधर आ जाइए। उसको दूसरे कमरे में ले जाया जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है रसोइया। अब उस कमरे में सिर्फ आसाराम बापू और वो लड़की जिसकी उम्र 16 साल, जो 11th क्लास में उसी छिंदवाड़ा गुरुकुल की पढ़ने वाली। अंदर ले जाने के बाद आसाराम बापू उसे दूध पिलाते हैं, और आसाराम बापू के बारे में ये भी है कि वो सम्मोहन शक्ति के माहिर हैं। बात करते करते अपनी आँखों से, बातों से वो वश में कर लेते हैं। और ये जब जादू टोना टोटके की बात अहमदाबाद 2008 के केस में आई थी, तब उस पुलिस ने भी मेंशन किया था। तो वो अकेले होने के बाद वो उस लड़की के ऊपर भी सम्मोहन का जाल फेंकते हैं,
और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। शायद चूँकि इस लड़की का बयान है कि उसे पूरी तरह से होश था, थोड़ा सा होश नहीं था लेकिन उसे बाकी होश था, और उसे पता चल रहा था कि बापू उसके साथ क्या कर रहे हैं। उस लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन बापू नहीं माने और फिर उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की। और इसके बाद फिर लड़की रोती और कहती कि मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी। तो फिर बाबू उसको धमकाते हैं कि तुम, मुझे नहीं मालूम कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे माँ बाप को भी मार देंगे। लड़की घबरा जाती है। इसके बाद दरवाज़ा खुलता है, लड़की माँ बाप के पास जाती है, माँ बाप से कुछ नहीं बोलती है। 15 अगस्त की ही शाम को फिर इन तीनों को उनका सेवेदार लेकर जोधपुर पहुंचता है, जो 40 किलोमीटर दूर है ये फार्म हाउस। वहाँ ट्रेन पे बैठाता है। ये लोग 16 अगस्त को शाहजहाँपुर पहुंच जाते हैं अपने घर। शाहजहाँपुर आने के बाद 17 और 18 को लड़की बहुत खामोश रहती है, कुछ नहीं बताती। लेकिन 18 तारीख की शाम होते होते वो अचानक रो पड़ती है और अपनी माँ से अकेले में जाकर 15 अगस्त की वो पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि किस तरह आसाराम बापू ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसका बलात्कार किया। माँ अपने पति को ये बात बताती है। पति को बहुत गुस्सा आता है। तीनों फैसला करते हैं कि वो चुप नहीं रहेंगे और सबसे पहले इस बारे में आसाराम बापू से ही बात करेंगे। उन्हें ये मालूम था इधर 15 अगस्त को जब ये लोग शाहजहाँपुर चलते हैं, 16 अगस्त को आसाराम बापू भी जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में 17 और 18 से लेकर 20, 18, 19, 20 अगस्त को 3 दिन का रामलीला मैदान में आसाराम बापू का प्रवचन था। तो वो जोधपुर से दिल्ली पहुंच जाते हैं। इधर लड़की के घर वालों को पता था कि ये प्रवचन है, वो दिल्ली में मिलेंगे। पहले वो फ़ोन करके सेवादार और बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो मना कर देते हैं कि बापू बिजी है। तो अब लड़की अपनी फैमिली के साथ दिल्ली पहुंचती है, रामलीला ग्राउंड जाती है और रामलीला ग्राउंड में जाके आसाराम बापू से मिलने की कोशिश करते हैं कई घंटे। लेकिन उनके जो आसाराम बापू के आसपास के लोग थे वो लड़की और उसके घर वालों को भगा देते हैं। फिर इन्हें लगता है कि अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। रामलीला ग्राउंड से मुश्किल से, जहाँ पर रामलीला ग्राउंड का एक खत ख़त्म होता है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर कमला मार्केट पुलिस स्टेशन है, जो सेंट्रल दिल्ली में आता है, और उसी के बराबर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो लड़की अपने माँ बाप के साथ 20 अगस्त को कमला मार्केट थाने पहुँचती है, जिस दिन आखिरी प्रवचन का दिन था, और जाकर वहाँ वो रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बलात्कार हुआ है। अब जब कमला मार्केट थाने लड़की पहुँचती है तो पुलिस उससे जाहिर सी बात है पूछती कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ। तो वो तारीख बताती है कि 15 अगस्त को हुआ, जोधपुर में हुआ। तो कमला मार्केट की जो जो आई इंस्पेक्टर SHO थे, वो कहते हैं कि ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता, ये मामला जो है राजस्थान का है, तो आप जोधपुर में इसकी कंप्लेंट लिखाओ। SHO दिल्ली पुलिस का उस वक्त जो 2013 में थे वहाँ पे, वो बड़े सीनियर और एक्सपीरियंस्ड। तो थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद ये तो बोल दिया कि यहाँ नहीं होगा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि आसाराम बापू का नाम आ रहा, और आसाराम बापू का प्रवचन और उस वक्त रैली, वो सारे इंतज़ाम का एक हिस्सा उस कमला मार्केट थाने के ज़िम्मे भी था सिक्योरिटी को लेकर। तो पता नहीं SHO को क्या सूझता, और SHO जो है अपने इलाके के सेंट्रल के DCP को फ़ोन करता है और वो कह के बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आई अपने पेरेंट्स के साथ और वो कह रही है कि ऐसे ऐसे उसके साथ रेप हुआ है, पर रेप जोधपुर में हुआ और जोधपुर से भी 40 किलोमीटर दूर हुआ है, तो क्या करें। DCP ये कहानी सुनने के बाद फ़ौरन SHO को कहते हैं कि बेशक ज्यूरिसडिक्शन हमारा नहीं है, लेकिन कानून हमें हक देता है कि एक ज़ीरो FIR भी होता है। ज़ीरो FIR का मतलब है कि क्राइम कहीं भी हुआ हो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अगर कोई जाकर लिखाना चाहता है तो वो लिख सकता है, बाद में वो FIR ट्रांसफ़र हो जाएगा जिस इलाके का है। तो DCP कहते हैं कि आप इसमें ज़ीरो FIR दर्ज करो। लड़की का पूरा बयान होता है, ज़ीरो FIR दर्ज होता है। ज़ीरो FIR दर्ज होते ही ये बात मीडिया में आ जाती है, हर तरफ खबर फैलती है। अब चूँकि आसाराम बापू का मामला, तो और तेज़ी से खबर फैलती है। उसके बाद ये बात जोधपुर पुलिस तक जाती है, जोधपुर पुलिस एक्टिव होती है। इधर 20 तारीख को FIR दर्ज, मीडिया में खबर आती है और आसाराम बापू अचानक गायब 21 अगस्त से। अब जोधपुर पुलिस भी एक्टिव, जोधपुर पुलिस, दिल्ली पुलिस ने सारी चीज़ें दे दी। फिर जोधपुर पुलिस ने लड़की का बयान लिया, उन जगहों पे गई जहाँ जहाँ उसने बताया कि ये एक देवड़ा फार्म हाउस है जो जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर है, एकांतवास कुटिया कहते हैं, यहाँ पे ये लोग थे। वो बाकायदा शिल्पी से लेकर शिवा से लेकर सबके नाम बताती है। लड़की का मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ उसके साथ रेप हुआ है।
फिर बाकायदा तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है और आसाराम बापू की तलाश शुरू हो जाती है। आसाराम बापू गायब, उनके हर आश्रम में तलाशी ली जाती है, वो मिलते नहीं हैं। इस बीच पुलिस उन्हें 29 तारीख तक की मोहलत देती है, 29 अगस्त तक की, कि आप अपने आप को हवाले कर दें, नहीं तो हम गिरफ्तार करेंगे। 29 अगस्त शाम 5 बजे तक की मोहलत थी, वो मोहलत ख़त्म हो जाती है, आसाराम बापू हाथ नहीं आते। पुलिस इसके बाद इधर उधर तब भी लगातार दबिश डाल रही थी। 1 सितंबर 2013 को मोहलत ख़त्म होने के 48 घंटे के बाद पुलिस को पता चलता है कि आसाराम बापू इंदौर के अपने आश्रम में है। इस बीच आसाराम की तरफ से उनके बेटे नारायण साईं लगातार ये मीडिया को और कह रहे थे कि उनके पिता जो है वो कानून से नहीं भाग रहे, कानूनी मशवरा ले रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं और वो अपने आप सरेंडर करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। पुलिस को पता चलती है, जोधपुर पुलिस इंदौर के आश्रम पहुंचती है, आसाराम बापू को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके लाती है, पूछताछ करती है और इसके बाद उनके खिलाफ रेप, किडनैपिंग, इन तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है, जोधपुर अदालत में पेश किया जाता है और जोधपुर अदालत फिर उन्हें जेल भेज देती है। हाल के वक्त में जोधपुर में ये दूसरे वीवीआईपी कैदी थे। पहले सलमान खान काले हिरन शिकार के मामले में, उसके बाद आसाराम बापू। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सलमान खान जेल में पहुंचे थे, अभी हाल में लास्ट, तब आसाराम बापू उसी जेल में बंद थे। उम्र बहुत हो चुकी, सलमान को ज़मानत मिल गई। इस पर भी आसाराम ने कहा था कि सलमान खान आते हैं, ज़मानत लेके चले जाते हैं, मुझे बुड्ढे को ज़मानत नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मामला चूँकि संगीन, लड़की इधर झुकी नहीं, उसे काफ़ी डराने धमकाने की कोशिश की गई, लड़की के घर वालों को प्रोटेक्शन दिया गया। इसके अलावा इस मामले में एक के बाद एक कई गवाहों पे हमले हुए, वो भी मामला दर्ज है। फिर सेशन कोर्ट से लेके वक्त वक्त पर कभी बीमारी की वजह से, कभी किसी और की, एक बार उन्होंने ये भी दलील दी कि वो नपुंसक हैं, वो रेप कर ही नहीं सकते। उस पर मेडिकल टेस्ट हुआ, वो भी फिर पॉजिटिव पाया गया कि नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, मतलब निगेटिव पाया गया। तो वो सारी चीज़ें करते करते 13 से आज 18 ख़त्म होने वाला है। लेकिन 5 साल हो गए, ज़मानत के लिए भी तरस चुके हैं आसाराम बापू और ज़मानत सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर दी है, ये कहते हुए कि जिस पद पे और जिस तरीके का लोग उनको एक आस्था और अकीदत का देवता और भगवान मानते थे, उनके साथ छल कपट और ये धोखा, इसलिए ये सज़ा जो है कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। तो आसाराम अभी भी जेल में और अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। दूसरा, इस दौरान इसी बीच में एक और चीज़ हुई जो मैं यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये 2013 का मामला है, लेकिन 2010 की एक चीज़ है। ये है जून 2010 की बात, जब ये 2008 में अलग अलग स्कूलों में 4 लड़कों की मौत हुई और जादू टोना की बात आई और आसाराम पे बहुत सारी उंगलियाँ उठी, पुलिस ने कुछ किया नहीं। तब आज तक ने एक कोशिश की थी कि आसाराम बापू का सच उजागर करें, तो स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए। तो मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे दीपक शर्मा, जो जिनको आप लोग जानते हैं, अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम, इन सब को लेके बहुत उन्होंने रिपोर्टिंग की। इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन में काफ़ी माहिर। तो दीपक शर्मा भाई की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया। जून 2010 में हरिद्वार पहुंचते हैं, एक फीमेल रिपोर्टर को जो डेस्क की है उसको वहाँ पे लेके जाते हैं हिडन कैमरा के साथ, और उसको ये बता के हम लोग पेश करते हैं कि ये विदेश से आई है और उस मुल्क की पुलिस इसको तलाश रही है, एक क्रिमिनल है, इसने कुछ फर्जीवाड़े किए हैं, कई लोगों के करोड़ों रुपए गबन कर लिए हैं, तो इसे कुछ दिन के लिए यहाँ पनाह देना, छुपाना है। तो कायदे से किसी भी देश का अगर कोई मुजरिम है तो उसको आप पनाह नहीं देंगे, वो भी गुनाह है और आप उस गुनाह में बराबर के शामिल हो जाएंगे। लेकिन आसाराम बापू ने झटके में कहा कि कोई नहीं, यहाँ तो एक से एक डाकुओं को हम लोग पनाह देते हैं, ये सब रिकॉर्डेड है, जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पे है, और हमारे पास तो यहाँ सारे मंत्री संतरी सब आते हैं, तो तुम बेफिक्र हो, यहाँ रहो। अब आसाराम बापू का कैरेक्टर पता करना था इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, मकसद ये था, और दूसरा कि वो 2 नंबर का क्या क्या धंधा है या नहीं है। तो अगर उस लड़की को बचाने के लिए पैसे, हवाला, ये सारी चीज़ें पता करनी थी। लेकिन वहाँ जब स्टिंग ऑपरेशन शुरू होता है तो ये पूरा 10 घंटे की कहानी है। 10 घंटे में आसाराम बापू का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। उस लड़की को जब मिलाया गया तो वो लड़की बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ और इस डर की वजह से कई बार नींद नहीं आई। तो स्टिंग ऑपरेशन में आसाराम बापू बाकायदा उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हें नींद आ जाएगी, एक काम करना, आज तुम
मेरे साथ सोना, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके बाद वो सारे आश्रम में तमाम भक्त थे, लेकिन आसाराम बापू जब तक रहे सिर्फ उस लड़की को ही उनकी आंखें ढूंढती थी। फिर थोड़ी देर में बुला लेते थे, अरे वो कहाँ है अपने सेवक से। उसके बाद वहीं पे एक नदी है जहाँ पे ये आश्रम है, तो उन्होंने कहा कि शाम को जंगल में नदी में मेरे साथ बोट पे चलना। अच्छा, वो लड़की भी घबरा रही थी कि पता नहीं यहाँ जंगल है, पूरा इलाका इनका है, कुछ हो ना जाए उल्टा पुल्टा। तो उसने अकेले जाने से मना किया बड़ी हिम्मत करके। पर आसाराम बापू ने फिर कहा कि गुस्सा भी आया कि मेरे साथ नहीं जा रही है। बट फिर उसको शाम को जब अंधेरा हो गया तो छत पे ले गए आश्रम के, और वहाँ अंधेरा था, और फिर उससे वो उस तरह की बातें करने लगे, उसके कंधे पे हाथ वाथ रखा। अब ये था कि रात को चूंकि बापू ने कह दिया था कि तुम्हें नींद अच्छी आएगी, आज मेरे साथ सोना। अब इधर टीम की भी हवा ख़राब, जो हमारा रिपोर्टर बन के गया है उसके साथ, और ये लड़की है वो भी देखना है। तो अचानक रात को करीब प्रवचन था 9 साढ़े 9 के दरमियान, 8 साढ़े 8 के दरमियान। तो उस वक्त कई बाबा के भक्त आ गए अच्छा, अब ये दोनों पे नज़र भी रखी जा रही थी कि आश्रम से बाहर ना जाए, लेकिन उन भक्तों के रेले के बीच में एक मौका मिला, और वही एक मौका था बचने का। तो जो हमारा अंडरकवर रिपोर्टर और वो लड़की, दोनों उस भक्तों की भीड़ का फ़ायदा उठाकर किसी तरह आश्रम से बाहर निकलते हैं और फ़ौरन हरिद्वार छोड़ देते हैं और वापस आते हैं, क्योंकि काम हो गया था। उस स्टिंग के ज़रिए ये चीज़ें जो पता करनी थी वो पता चल गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक लड़की को लेकर बाबा के मन में क्या क्या चीज़ें थीं, ये भी इस्टेब्लिश हो गया था। तो ये स्टिंग ऑपरेशन की कहानी भी आपको सुनानी ज़रूरी थी। ये 2010 जून की है, और आज तक पे चलिए वेबसाइट पे, यूट्यूब पे अभी भी होगा शायद। तो ये है पूरी कहानी आसाराम बापू की, जो अभी जोधपुर जेल में बंद है, जिनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है। इनके बेटे जो नारायण साईं हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह रेप का इल्ज़ाम है, वो भी जेल में बंद है। और उसके बाद तो खैर बाबाओं के जेल जाने की झड़ी लग गई। बाकी के जो बड़े बाबा हैं, जैसे राम रहीम की कहानी भी अपने आप में बहुत डिफरेंट है, वो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। तो आज आसाराम की ये कहानी पूरी यही थी। अब मैं सवाल लूँ उससे पहले, आज मैं कुछ, बहुत दिन हो गया आप लोगों की शिकायत थी, तो आज कुछ नोट लेकर आया हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूँ उससे पहले, 2 ख़ास क्राइम तक फैमिली के मेंबर का आज बर्थडे है, तो उनको विश करना मैं चाहता हूँ, आप तमाम लोगों की तरफ से विश कर दूँ। एक अभिनंदन प्रताप सिंह हैं, इनका जन्मदिन है, तो अभिनंदन जी बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई, आप हमेशा अच्छे रहें। एक ये अहद अंसारी हैं, इनकी बिटिया है 9 साल की, जो अमीना अंसारी, आज इसका भी जन्मदिन है, इसकी भी सालगिरह है। तो अमीना हमेशा खुश रहो बेटा, और बहुत बहुत मुबारक। और अहद साहब आपकी पूरी फैमिली को मुबारक। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। एक कविता सूद बहन है, इनको बहुत दिनों बाद मेल का जवाब मिला, इनका जवाब भी आ गया, शिकायत थी दूर हो गई अब। दानिश भाटी हैं, सादिक अली हैं, नीरव अर्जुन, ML मालपानी, शिल्पी शर्मा, राज, टेक प्रो एडवाइस ने कहा कि ये अगर आप लोगों को नाम याद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ही के मेंबर रहे ये लोग। संदीप शर्मा, सचिन कोल्हें, ये आसाराम की फरमाइश करने वालों में से एक ये भी थे। योगेश मानेरिकर गोवा से हैं, ये अब आजकल गोवा में न्यू ईयर फेस्ट पूरे शबाब पर है। सिद्धार्थ माणे, देवाशीष शर्मा, एक ब्रो एजुकेशनल हब है, कई स्टूडेंट्स मिलकर क्राइम तक की कहानी सुनते हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छा मेल लिखा। तो आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, और आप अपने अपने इम्तिहान में कामयाब हों, आप करियर में बहुत ऊंचे तक जाएं। गुरसेवक संधू हैं, इसके अलावा करुण शर्मा हैं उर्फ विकी, ये कैलिफोर्निया से, इनकी कहानी भी बड़ी, मुझे पढ़कर थोड़ा इमोशनल हो गया। ये करीब 5000 माइल्स हर हफ्ते सड़क पे होते हैं ट्रक के ज़रिए, ये ओनर भी हैं और ट्रक उसको चलाते भी हैं, और 5000 माइल्स का रास्ता हर हफ्ते ये तय करते हैं। और इस दौरान जब जब मौका मिलता है क्राइम तक की कहानी सुनते हैं, और उस क्राइम तक की कहानी से इनको इनका रास्ता जो है और भी थोड़ा आसान हो जाता है काटना। तो थैंक यू वेरी मच करुण साहब। विनेश उपल हैं, राकेश मालवीय हैं, आशीष मेहता, भार्गव गोरती, ये न्यू जर्सी से, इन्होंने बड़े अच्छा मेल लिखा है, थैंक यू वेरी मच। शांतानु बनर्जी, सौभाग्य मोहंती, राहुल सरकार, इनका एक सवाल है कि CID का रोल क्या होता है। कई दिन से सवाल पूछ रहे थे और गुस्सा भी थे कि जवाब नहीं दे रहा हूँ। राहुल सरकार साहब, इनका ये था कि हर चीज़ में CBI तो सुनता हूँ, क्राइम ब्रांच, ये CID का नाम नहीं सुनता। और CID है क्या? एक्चुअली हर स्टेट पुलिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं विद इन पुलिस के अंदर ही। जैसे दिल्ली में स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है,
उसी तरीके से अलग अलग स्टेट में कहीं पे एसआईटी है, कहीं पे एटीएस है, कहीं पे सीआईडी है, कहीं पे सीआईडी क्राइम ब्रांच है। वो केस जैसे एक स्टेट में कोई बड़ा केस होता है और वो केस कई जगहों पे फैला हुआ है, उसको सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसी तरीके से स्टेट के अंदर एक ऐसा केस आता है जो एक थाने से कई थानों तक फैला हुआ है, या जो बहुत पेचीदा केस है, तो उसको सीआईडी को दे देते हैं, क्योंकि सीआईडी उस पूरे स्टेट में कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जैसे सीबीआई किसी भी केस को पूरे हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसका ज्यूरिसडिक्शन तय नहीं, पूरा हिंदुस्तान है उसका ज्यूरिसडिक्शन। तो सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट, इसका काम वही होता है कि जो एक पुलिस स्टेशन से बाहर की चीज़ है उसको सीआईडी, या फिर एक पेचीदा केस है उसको सीआईडी केस को उसको दिया जाता है और वो जांच करती है। इसके अलावा अर्जुन सिंह तोमर हैं और गोविंद रबारी हैं। तमाम लोगों ने, आप लोगों ने अच्छे अच्छे मेल लिखे, कई की फरमाइश भी हैं, वो मैं आगे सुनाऊंगा। अब मैं आसिम से बोलूँगा कि हाँ बताओ सवाल। सर सबसे पहले तो दिल्ली तक के सब्सक्राइबर भी, वो लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं भूल गया था, माफ़ कीजिएगा, आदत सी हो गई। दिल्ली तक के सब्सक्राइबर ने बहुत सारे सवाल पूछे। आज क्राइम तक के लोग बुरा नहीं मानेंगे अगर शुरुआत दिल्ली तक से ही कर दिया जाए। कोई एक सवाल बताओ। सर विकास जी बोल रहे हैं कि कल मतलब बाबा लोग अपने इन गरीब माँ बाप अपनी पढ़ाई के लिए अपने पैसे के लालच में आके आसाराम जैसे बाबाओं के आश्रम में जाते हैं। ऐसे बाबाओं के पास जाके अपने बच्चों को एक तरह से समर्पण कर देते हैं। इस सिचुएशन में क्या करें? वो तो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने की वजह से भेजते हैं। सर ये हैं विकास जी। विकास जी, असल में एक चीज़ यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा है, इसका जवाब में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। आमतौर पे ऐसे बाबा ऐसे ही लोगों को अपना टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। आप देखेंगे कि वो लोग जो हर तरफ से परेशान हैं, गरीब हैं, ज़िंदगी के सताए हुए हैं, और उन्हें लगता है कि ये बाबा चमत्कार कर देंगे, उनके ज़िंदगी से सारे गम दुख तकलीफ़ दूर कर देंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो ऐसे लोग ज़्यादा इन अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं। ऐसे बाबा कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं, कुछ अपने ही जो उनका प्रवचन, ये सारी चीज़ होती हैं, उनके बीच में उनके अपने लोग बैठे होते हैं। जो आपने कई बार टीवी पे भी ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, अपने अपने बाबा के आधे आधे घंटे के शोज़ आते हैं स्पॉन्सर्ड, तो उसमें कुछ कुछ लोग खड़े हो कहते हैं मेरे साथ ये हुआ था पर बाबा के पास आया ठीक हुआ, वो हुआ। तो ये सारे लोग भी उनके अपने एक तरह से ये एक बिज़नेस है। तो उससे क्या होता है कि फिर दूसरों को लगता है कि इसका अच्छा हो गया तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, और यही चीज़ें चलती रहती हैं। और इन्हीं कमज़ोरियों का जो है ऐसे बाबा लोग फ़ायदा उठाते हैं, और मजबूरी भी होती है। अब ऐसे बाबाओं ने अगर स्कूल खोल दिया है, कई ऐसे नहीं है सारे स्कूल गंदे हैं, बहुत सारे अच्छे स्कूल भी हैं, वहाँ पे अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन माँ बाप की भी मजबूरी होती कि चलो इनके स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, रहना खाना पीना फ्री हो जाएगा, इंसान बन जाएगा। तो इस वजह से भी वो लोग झांसे में आ जाते हैं। लेकिन जब इस तरह से गलत होता है तो ये ना सिर्फ भरोसा टूटता है बल्कि पूरी आस्था ही हिल के रह जाती है। सर धीरेन्द्र सिंह हैं, वो बोल रहे हैं कि सर क्या इतनी प्रॉपर्टी अचानक बढ़ने पर गवर्नमेंट ने कभी जांच नहीं की, जबकि आम आदमी के जेब पर गवर्नमेंट की नज़र हमेशा होती है? गौरव सिंह, सर धीरेन्द्र सिंह, देखिए आज भी आप चाहे, ये सिर्फ आसाराम बापू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राम रहीम से लेके किसी का भी उठा लीजिए आप, इतने बड़े बड़े आश्रम हर जगह पे, और ऐसा भी नहीं कि चोरी छुपे, आप बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग्स लगे रहते हैं जब इनके प्रवचन होते हैं या जहाँ ठहरते हैं, सबको मालूम है। लेकिन जब तक वही है कि ये पकड़े नहीं जाते तब तक तो कुछ होता भी नहीं। और इस वजह से भी कि जब ताकतवर लोग, बड़े बड़े नेता मंत्री इनके आगे पीछे घूमते हैं, पैर छूते हैं, तो फिर पुलिस प्रशासन को भी लगता है, पुलिस प्रशासन पे भी आ जाइए, मालूम हुआ कि पुलिस वाले ही भक्त हैं। आसाराम बापू के इतने पुलिस वाले भक्त हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जो प्रशासन में अफसर बैठे हुए हैं वो भी भक्त निकल आते हैं, तो कार्रवाई कौन करे? एक तरफ अंधभक्ति का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो खुद उस भक्तों की शुमार में कतार लगाकर खड़े किए हुए हैं। तो फिर क्या होगा? बाबाओं की तादाद बढ़ेगी और इसी तरह की चीज़ें होंगी। सर विक्रम गौर शर्मा हैं, वो बोल रहे हैं सर राम रहीम आसाराम जैसे बाबाओं को जेल में क्यों? पब्लिक की भावनाओं से खेलते हैं ये लोग, इनकी सज़ा जेल नहीं होनी चाहिए। आपकी नज़र में इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा सहमत इसलिए नहीं हूँ कि जेल नहीं होनी चाहिए। कानून में जो सज़ा है, जिस सेक्शन के तहत, एक सभ्य समाज का फ़र्ज़ यही है कि हम उसी को फॉलो करें और वो जो सज़ा तय है वो सज़ा मिले। इसके लिए अलग से जाकर किसी जंगल राज के कानून को उठाकर, गुस्सा तो आता है बहुत, लेकिन क्या कीजिएगा, सब्र करना चाहिए, इसलिए कि फिर हम में और जंगल में रहने वाले कानून में या जंगली लोगों में फ़र्क नहीं रहेगा। तो कानून में ऐसा नहीं है, सज़ा है, सज़ा सख्त भी है,
और मेरा मानना है कि किसी को एक सजाए मौत देकर फ़ौरन मार देना और उसको ताउम्र जेल में रखकर सज़ा देना, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि सख्त है। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए जो भी कानून तोड़ते हैं या लोगों की भावनाओं, उनकी आस्थाओं के साथ खेलते हैं। सर सतीश मेहता जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कई प्रकार के कानून हैं, जैसे महिलाओं के लिए, आतंक के लिए, धोखाधड़ी के लिए, धर्म के ठेकेदारों के लिए कोई सरकारी विभाग क्यों नहीं है जो इन पर नज़र रखे। और सर इनकी इनकी वाइफ हैं शायद ज्योति जी, उनको ये चाहते हैं कि एक बार मैरी क्रिसमस और बोल दीजिए। ज्योति जी और आपको सभी को, हाँ, एक तो मैरी क्रिसमस मैं भूल गया था शुरू में। आप तमाम लोगों को, दिल्ली तक, क्राइम तक के जितने भी हमारे मेंबर हैं हमारे साथ, सभी को मैरी क्रिसमस। सब खुश रहिए, अच्छे रहिए। ऐसा नहीं है, धर्म से जुड़ी हुई इन चीज़ों को लेकर, भावनाओं, आस्थाओं, जो मैंने कहा, इसको भी लेकर आईपीसी में और कानून में है सारी चीज़ें, जिसका सेक्शन भी लगता है, जिस पे पालन भी होता है। लेकिन वही है कि वक्त लग जाता है, इंसाफ मिलने में देर, पकड़ आने में देर। तो और हमारे यहाँ कायदे से देखा जाए तो धर्म एक अफीम की गोली की तरह, और सबसे आसान काम यही है। चाहे धर्म के नाम पर आप किसी को भी लड़वा दीजिए, धर्म के नाम पर आप किसी को बेवकूफ़ बना दीजिए, धर्म के नाम पर आप भगवान यहाँ पे बैठ जाते हैं और वो भक्तों के साथ खेलते हैं, उनकी आस्थाओं के साथ खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत, मतलब हर जगह है हिंदुस्तान। सर पंकज मिश्रा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर वो जानना चाहते हैं कि आप लोग हर क्राइम के छोटे से छोटे पहलू तक जाते हैं, तो आपको क्या कोई एजेंसी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास दे देती है, आपको सिक्योरिटी होती है? पंकज जी, हम लोग किसी एजेंसी या गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। जर्नलिज्म है ये सब, आपको खुद अपना काम करना होता है। कई बार होता है ख़तरा, ऐसा नहीं है, कई बार धमकियाँ भी होती हैं, मिलती हैं, लेकिन इसके लिए कोई सिक्योरिटी या सुरक्षा ऐसा नहीं है कि अगर आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगी। अगर आप एक रिपोर्ट लिख के दे देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार सकता है, धमका रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन रिपोर्टिंग या जर्नलिज़म मुझे लगता है कि सिक्योरिटी में या सुरक्षा के चक्र में बंद करना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए जहाँ पे हिफाजत की ज़रूरत होती है, जैसे अननोन जगह पे जाना है, वहाँ ठीक है, आपको पता नहीं है दाएं बाएं आपके कौन लोग हैं क्या नहीं है, वहाँ आप बेशक लोकल पुलिस से कह कर कि यार वहाँ जा रहे हैं, देख लेना, अगर इतनी देर में ना लौटाएं तो खबर पूछ लेना। थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, लेकिन सुरक्षा लेकर रिपोर्टिंग करना मेरा आज भी मानना है कि वो पॉसिबल भी नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे। सर राम नाम है हमारे सब्सक्राइबर का, वो बोल रहे हैं, उनका सवाल है कि आपको नहीं लगता कि जितने भी हमारे देश में बाबा हैं, इन सब के पीछे किसी न किसी पॉलिटिशियंस का हाथ है, क्योंकि वो लोग भी अपने वोट बैंक बचाने के लिए, वो सिक्योर करने के लिए इन बाबाओं को सहारा देते हैं? राम, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि ऐसे बाबाओं को पॉलिटिशियन बाकायदा उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ राम रहीम के बारे में, कि राम रहीम का हरियाणा में काफ़ी बड़ा होल्ड है, उसके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, और जब भी इलेक्शन होता है तो राम रहीम एक तरह से, राम रहीम के सपोर्ट के बिना कुछ सीटें तो ऐसी है कि जहाँ पे कोई जीत ही नहीं सकता। तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि राम रहीम उनकी तरफ से अपने भक्तों को एक फरमान जारी करें, प्रवचन दें। तो जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो पॉलिटिकल सपोर्ट तो होगा, और बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इस तरह के बाबा, इस तरह के ढोंगी बाबा इतने बड़े नहीं हो सकते और इतने लंबे टाइम तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन उनके पीछे भी लगे रहते हैं लोग, सपोर्ट करते हैं। सर सिनेमा पूरम नाम से अकाउंट है, वो बोल रहा है आसाराम की प्रॉपर्टी का क्या हुआ, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी का होता क्या है, और ऐसे ही राम रहीम की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? इनकी प्रॉपर्टी अभी सीज़ है और पुलिस जो है वो पूरी जांच कर रही थी, और चूंकि इसमें सारी ये भी था कि कौन कौन से कई बीच में आए कि कुछ लोगों की ज़मीन को कब्ज़ा लिया, किसी के घर को कब्ज़ा लिया, तो वो सारा मामला कोर्ट के तहत अलग अलग जो आश्रम और ये सारी चीज़ें हैं वो अभी कानून की मिल्कियत है, और उस पर बाद में फ़ैसला होगा। सर शम्सवी के का सवाल आया है, हमेशा एक धर्म के ही लोगों का नाम क्यों बाबाओं की कैटेगरी में आता है, क्या और भी धर्म के लोग बाबा होते हैं? देखिए शमसी, इसमें दो चीज़ें हैं। शायद हिंदू धर्म में बाबा के नाम से बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में बाबा नहीं बोलते हैं, वहाँ पे मौलाना और बाकी चीज़ें होती हैं। तो बीच बीच में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी जहाँ बेवकूफ़ बनाया गया है, और वो बीच बीच में आता भी रहता है। अभी हाल का ही एक यूपी का था, एक तो बल्कि आप आशू महाराज, उसका असली नाम आसिफ खान था, जो पकड़ाया रेप के इल्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं, मेरा मानना है कि इन चीज़ों को किसी एक धर्म के साथ जोड़कर या उस धर्म के चश्मे से देखना गलत होगा। मेरा मानना है कि ये वो चीज़ है जिसमें चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी की भी आस्था
और उसकी अकीदत को अगर कोई तोड़ता है, उसके साथ खिलवाड़ करता है, तो ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, कोई भी हो, सज़ा सबको बराबर होनी चाहिए और इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सर, एक जितेंद्र सिंह हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में अगर हम लोग सिर्फ इंसानियत को समझे तो इन बाबाओं के पास जाना बंद कर देंगे जो हमें बरगला रहे हैं। दिनेश जी, काश ये सारे लोग समझ लें कि ऐसे बाबाओं, असल में मैंने शुरुआत में आपसे यही कहा था कि मैं इन बाबाओं को कम गुनहगार मानता हूँ। मैं उन लोगों को ज़्यादा मानता हूँ जो ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंसते हैं और अंधा विश्वास करते हैं। मैं अंधा ही विश्वास इसको कहूँगा, और फिर लास्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस दिन लोग जाना छोड़ देंगे, ऐसे बाबाओं की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। सर, एक पिंटू कुमार हैं, वो बोल रहे हैं अगर आसाराम ने स्कूल खोले तो अच्छी बात है ना सर। ये बात ठीक है कि उन्होंने रेप किया, इस पाप की आड़ में इन अच्छे कार्यों की निंदा तो नहीं की जा सकती। पिंटू कुमार, आसाराम ने स्कूल खोले, अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आसाराम ने कुछ अच्छे काम नहीं किए, बहुत सारे काम किए होंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक आम आदमी अगर किसी दूसरे आम आदमी को धोखा देता है या उसके साथ क्राइम करता है, तो वो चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं। ये अदालत में भी कहा जाता है। लेकिन एक ख़ास आदमी जिसके पीछे करोड़ों लोग हैं, जिसको एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो उनके विश्वास को तोड़ता है तो बड़ी गंभीर चीज़ होती है। तो इसीलिए आप आसाराम के जितने भी अच्छे कर्म, अच्छे काम हैं, इस एक चीज़ ने उन सारे चीज़ों पे पानी फेर दिया, और जाहिर सी बात है इसके लिए कहीं से कोई माफ़ी है नहीं। सर, सुमित पवार हैं, वो बोल रहे हैं सर आपको नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा मीडिया चैनल्स की भी गलती है, क्योंकि इन चैनल्स पे सुबह सुबह इन्हीं के प्रोग्राम चलते हैं और कुछ साल के बाद यही लोग रेपिस्ट बन के सामने आते हैं। सुमित पवार जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ऐसा कोई चैनल नहीं जिनमें बाबाओं के स्पॉन्सर्ड शो ना चलते हों, और मुझे याद है सभी के चलते हैं, और फिर बाद में जब वो बाबा पकड़े जाते हैं तो वो शो बंद करना पड़ता है। तो है तो, और मैं इससे बचूंगा भी नहीं, और बिल्कुल कहूँगा, और मेरा मानना है कि इस तरह के शो नहीं चलने चाहिए, क्योंकि ये शो भी ख़ासतौर पर अगर नेशनल चैनल पे इस तरह की चीज़ें चलती हैं, चाहे वो एडीवीटी की कैटेगरी में चलती हो, तो भी एक तरह से लोगों को गुमराह करने का ही काम करती है। और बहुत सारे लोग शायद इन चीज़ों से भी झांसे में आते हैं और वो फिर उनकी भक्ति शुरू कर देते हैं। सर, एक सब्सक्राइबर है हमारे शिव बक्सर, वो बोल रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी है और वो आपको यहाँ न्योता भेजेंगे और आप शादी में ज़रूर आना। शिव बक्सर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। और बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, क्रिमिनल ने छुट्टी दी, तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और शुक्रिया कि आपने न्योता दिया, दावत दी। थैंक यू वेरी मच। अब सर, एक बस लास्ट एक क्वेश्चन। सर, एक हमारे सब्सक्राइबर ज्योत्सना थी, जो आई थिंक आसाराम की बहुत बड़ी कुछ भक्त थी। उन्होंने एक मैसेज किया है कि आई रियली लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस। आप भी वही काम कर रहे हैं जो और मीडिया करती है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप आसाराम के बारे में ऐसी स्क्रिप्टेड चीज़। ज्योत्सना जी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको दुख पहुंचा या तकलीफ़ पहुंची है तो पर्सनली मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा, लेकिन उस तकलीफ़ के लिए। लेकिन जहाँ तक फैक्ट्स के लिए है, तो मेरी तरफ से आसाराम को लेकर, ना आसाराम बापू को से मेरी कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है। एक फैक्ट्स आता है, एक क्राइम होता है, और हमारे जो देश का संविधान है उसके तहत बनाया गया जो कानून है, वो कानून अपना काम करता है। पुलिस जांच करती है। एक लड़की 16 साल की जिसकी उम्र है, वो आकर अपनी कहानी सुनाती है दर्द भरी। अब उस लड़की की कहानी सुनने के बाद, और सिर्फ मेरी राय हो तब तो मैं मान लूँ कि आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस से लेकर अदालत, और अदालत में भी तमाम सबूत, दस्तावेज़, और वो लड़की आखिरी तक, देखिए, उसकी भी हिम्मत को सलाम करूँगा कि तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम लालच के बावजूद वो डिगी नहीं। 5 साल से वो अपने स्टैंड पे कायम है। उसके घर वालों ने कहा कि उसको क्या क्या ऑफ़र नहीं दिया गया, लेकिन वो गरीबी में है, फिर भी वो उसके साथ जो हुआ सिर्फ कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो किसी एक शख्सियत के बारे में आपकी बिल्कुल अलग राय हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन जब कानून बीच में आता है या क्राइम बीच में आता है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। आंख बंद करके हम नहीं रह सकते कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि और ऐसा भी होता है कि कई बार लोगों को फंसाया जाता है, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लेकिन इस मामले में एक लड़की है जो जिंदा है, जो लगातार अपने बयान पर कायम है। पुलिस है जिसने सारे सबूत दिए हैं। डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिकल टेस्ट करके रिपोर्ट अपनी दी है।
अदालत है जिसने पूरी दस्तावेज को देखा, गवाहों को सुना और उसके बाद उसने अपना फैसला दिया है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि इस भक्ति या ऐसी चीज़ों को लेकर ही हम क्या फ़ौरन राय कायम कर लें, और अगर किसी को अच्छा माना है तो उसकी बुराई जानने के बाद भी मैं उसे अच्छा माने, ये आपके ऊपर है, आप बेहतर समझदार होंगी। मेरी सिर्फ ये था कि जो मेरा काम है, जो चीज़ हुआ है, जो जैसे हुआ है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। हाँ, अगर मैं फैक्ट्स गलत बोलता हूं, मैं कहानी तोड़ मरोड़ कर आपको सुनाता हूं, मैं सच को झूठ या झूठ को सच बताता हूं, तो मैं बिल्कुल गुनहगार हूं। और जब तक ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ ये है कि चाहे बात कितनी कड़वी हो, आप तक पहुंचाऊं। सर एक आकाश जी का सब है लास्ट। हाँ सर कि शमसर, पहले तो ये कहूँगा कि इतना सीधा आदमी क्राइम रिपोर्टिंग करता है, इतने अच्छे से स्टोरी सुनाता है, यकीन नहीं होता। और आपकी सादगी को और आपको देख के उनको और रिस्पेक्ट होती है। आकाश जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा मुश्किल काम नहीं है इस तरह से स्टोरी सुनाना। बस ये है कि हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि मैं आज आपके सामने अगर स्टोरी सुना रहा हूँ और उसमें मैं कुछ गलत बोलता हूँ, तो कल भी मुझे आना आपके सामने, तो कल मैं आपको किस मुंह से सामना आपका करूँगा। तो ये जो कल आने की एक चीज़ होती है, वो मुझे आज ईमानदार बना कर रखती है। और इसीलिए जो मैं सुनाता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटे से छोटा फैक्ट्स भी जो है वो उसको सही करके लाऊं। पर इंसान हो, कई बार गलती भी हो जाती है, हुई भी, आप लोगों ने बताया भी है मेल करके। लेकिन आसान है, बस आप अपना काम ईमानदारी से करें तो फिर करने में कोई मुश्किल नहीं होता। आज वक्त भी काफ़ी हो गया। थैंक यू वेरी मच। और दूसरा, आज मैं एक चीज़ और देखी क्राइम तक की इस फैमिली को, कि सिर्फ 2 दिन पहले, हालांकि कई लोगों ने कहा था मत कीजिए अपील, लेकिन मैंने किया था, और उसके बाद आप लोगों ने जिस तेज़ी से दिल्ली तक को बढ़ाया, और आपकी वजह से, और जो दिल्ली तक के अपने परिवार के लोग जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही हैं, दिल्ली तक सीधे 1 लाख तक पहुंच गया। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच पूरी दिल्ली तक की टीम की तरफ से। और थैंक यू दिल्ली तक जो तमाम लोग आज आप लाइव जुड़े। तो आज इतना ही। हमेशा आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और आखिर में एक बार फिर मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच।